गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरे दिन की शुरुआत किचन के साथ हुई थी और सुबह सुबह मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ। और मुझे ये मॉर्निंग टाइम बहुत पसंद होता है जब मैं और मेरी सासू माँ हम दोनों मिलकर एक साथ चाय पीते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। क्योंकि देखिए, दिन भर मम्मी जी स्कूल में होती हैं तो उतना ज़्यादा टाइम तो मैं स्पेंड नहीं कर पाती उनके साथ। दूसरा रीज़न ये भी है कि मुझे पढ़ाई करनी होती है, तो थोड़ा सा मुझे कम टाइम मिलता है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बिताने के लिए, क्योंकि फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो मेरी है अभी वो मेरी पढ़ाई है। और कल ना मुझे एक ऐसा ही कमेंट आया था जिसमें मेरी एक सब्सक्राइबर कह रही थी कि दी मैं एक डॉक्टर हूँ, बट मेरी जॉब जो है वो पटना में लग गई है और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे दिल्ली में रहते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि इसके लिए पैसा ही सब कुछ है, पति और बच्चे को छोड़कर दूर चली गई है पैसा कमाने के लिए। तो वो मेरे से पूछ रही थी कि आपको सजेशन दीजिए, ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूं। और ऐसे सिचुएशंस ना हमारे साथ आती हैं हमारे लाइफ में बहुत बार। जैसे मुझे एक और कमेंट आया था जिसमें मेरी सब्सक्राइबर लिखती हैं कि दी पता है, जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ ना तो लोग मुझे कहते हैं कि इसके लिए तो सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ है, इसके लिए फैमिली बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मैं बस ना आप सबको यही कहूँगी कि लोगों के ओपिनियन को वैल्यू मत दीजिए। लोगों के ओपिनियन बार बार चेंज होते हैं और जितनी बार उनके ओपिनियन चेंज होंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपने लाइफ को चेंज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को खुश करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को खुश रखना और अपनी फैमिली को खुश रखना। ये मत देखिए कि आप जो कर रहे हैं उस पर लोग क्या सोच रहे हैं। जिस दिन आप ये सोचने लग जाएंगे ना, तब फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ बिल्कुल मैस बन जाएगी। क्योंकि अगर हम भी यही सोचेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं तो फिर वो क्या सोचेंगे। इसलिए आप बस इस पे ध्यान दीजिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपकी फैमिली खुश है या नहीं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है या नहीं, आपके लिए ये मैटर करना चाहिए। एक और कमेंट मुझे बहुत अजीब आया था जिसमें मेरी एक सब्सक्राइबर लिखती है कि दी मेरी एज 24 है और अभी मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। उनका ग्रेजुएशन इसी साल कंप्लीट हुआ है। तो वो कह रही थी कि हस्बैंड कहते हैं कि आगे पढ़ाई मत करो, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ना मैं आपको ये कहूँगी कि आप यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी देखिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी आपके हस्बैंड है तो आप फिर पढ़ाई को छोड़ सकती हैं उनके लिए। लेकिन आपको कहीं भी 1% भी ऐसा डाउट होता है कि मैं किसी इंसान को अपनी प्रायोरिटी नहीं बना सकती, अपने करियर को प्रायोरिटी बनाना चाहती हैं, तो फिर आप पढ़ाई कीजिए और अपने पेरेंट्स को कहिए कि उनसे बात करने के लिए। क्योंकि ना हम किसी इंसान की गारंटी नहीं ले सकते। जो इंसान आज आपको सपोर्ट कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि 1 साल के बाद भी आपको उतना ही प्यार करेगा, उतना ही सपोर्ट करेगा। तो ऐसे में ना रिश्ते जो हैं वो थोड़े ख़राब होने लग जाते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि बहुत केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पर हस्बैंड को ये लगता है कि मैं कमा कर ला रहा हूँ, मेरी वाइफ मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर वो धीरे धीरे अपनी वाइफ को वैल्यू देना कम कर देते हैं। और ऐसा ही कमेंट मुझे एक और आया था जिसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मुझे इग्नोर करते रहते हैं। तो ये सिचुएशन इसलिए पैदा होती है क्योंकि हमें जो कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अपने रिलेशनशिप में हम वो नहीं कर पाते हैं। फाइनली मैंने घर का काम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया है और आज ना मैं एक्सरसाइज़ करूँगी। और इसका रूटीन मेरा फिक्स नहीं होता है कि मैं हर दिन एक्सरसाइज करती हूँ या कुछ भी। जब भी एग्ज़ाम आता है ना तो मैं एक्सरसाइज करना छोड़ देती हूँ और एग्ज़ाम पर फोकस करने लग जाती हूँ। लेकिन जब एग्ज़ाम नहीं पास होता है तो फिर लगता है कि चलो थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान दे लेते हैं। तो बस अभी मैं करूँगी जोआना शो का वॉकिंग वर्कआउट और यही मेरा फेवरेट है क्योंकि इसे करने से ना मेरे 500 कैलोरीज भी बर्न हो जाते हैं और प्लस ये मुझे ईजी भी लगता है, तो इसीलिए। और अभी मैंने देखिए वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है और आज मैंने 551 कैलोरीज बर्न किए हैं। एक्चुअली मेरी एक्सरसाइज जो है वो 38 मिनट का ही है, बट मैं थोड़ा ब्रेक ले लेके करती हूँ तो मेरे 45 मिनट हो जाते हैं। और एक्सरसाइज करने के बाद अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। और जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना तो मेरा मन बिल्कुल भी जंक खाने का नहीं करता है, इसलिए आज मैंने अपने ब्रेकफास्ट में सैलेड्स ऐड किया है। और मुझे नहीं पता कि मैं इस रूटीन को रेगुलरली कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि बिहार टीचिंग फेज़ 2.0 की वैकेंसी आने वाली है। तो जब भी वैकेंसी आती है ना तो मैं फिर पढ़ाई में एकदम लीन हो जाती हूँ, अपना सारा टाइम उधर डिवोट करने लग जाती हूँ। इस वजह से यहाँ पर मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ।
अब मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने और अभी मैं अपना फ़र्स्ट स्लॉट शुरू करूँगी। फ़र्स्ट स्लॉट में मैं पढ़ूँगी साइंस। आपको भी मैंने कहा है कि एससीईआरटी की बुक से पढ़िए, तो बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि दी मैं एसएसटी के लिए कौन सी बुक। तो देखिए एससीईआरटी की बुक भी तो आती होगी ना सामाजिक विज्ञान की, तो वो वाली बुक आप पढ़िए। अगर एससीईआरटी की नहीं मिल रही है तो एनसीईआरटी की पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी तो एससीईआरटी से थोड़ा लेवल हाई ही होता है उसका। और बहुत लोग लैंग्वेज पेपर में पूछ रहे थे कि मेरा हिंदी है, इंग्लिश है, तो मैं क्या करूँ, मैं भी एससीईआरटी की बुक को पढूँ। तो देखिए हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि ग्रामर तो आएगा नो डाउट, बट ग्रामर के अलावा भी उसमें बहुत कुछ आता है। जैसे कि कोई आपको नॉवल भी पढ़ना होता है, किसी राइटर के बारे में पढ़ना होता है, तो वो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा तभी पता चलेगा। लेकिन हाँ, उससे पहले आप अपना ग्रामर वाला पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। और पता है जब आप एससीईआरटी बुक पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलेंगी। जैसे मैं आपसे एक फैक्ट शेयर करती हूँ कि जब बारिश होती है मिट्टी के ऊपर, तो वो मिट्टी की सुगंध नहीं होती है, वो मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की सुगंध होती है। अब मान लीजिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी तरह का आ जाएगा कि जब बारिश होती है तो वो सुगंध किसकी होती है, और ऑप्शन में दे देगा मिट्टी की, सूक्ष्म जीवों की, या फिर दोनों की। तो ऐसे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एससीईआरटी बुक को रीड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारा बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग होता है। और अभी देखिए ये जो लास्ट में मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ ना, ये राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दिया हुआ है कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, वाल्मीकि पक्षी विहार कहाँ पर है, ऐसे करके। तो मान लीजिए साइंस में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे तो फिर हम सोचेंगे कि ये तो साइंस का क्वेश्चन नहीं है, बट ये साइंस के टेक्स्ट बुक में तो दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर 10-12 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दिया हुआ है, तो फिर अब हमारी जिम्मेदारी क्या होती है कि जितने भी राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट हैं उन सबको हम अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो फाइनली मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है और अभी मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूँगी। और आपको पता है जब आप एससीईआरटी बुक को रीड करेंगे ना, तो आपका तुरंत एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि अभी से ही एससीईआरटी बुक्स को कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे आज दोपहर को खिचड़ी बनाना है, क्योंकि आज सैटरडे है। तो सैटरडे के दिन ना हम दोपहर में मैक्सिमम टाइम में खिचड़ी ही खाते हैं। और अभी मैं खिचड़ी का तड़का लगा रही थी, और आज ना खिचड़ी बहुत टेस्टी बनी थी, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी। क्योंकि हमेशा मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, बट आज मैं प्रेशर कुकर में नहीं बनाई थी, इसलिए ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। अभी सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं दोबारा से आ गई हूँ पढ़ाई करने, और नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं सॉल्व करूँगी एवरेज। और आज का टारगेट है कि एवरेज का जो टाइप 2 है उतने क्वेश्चंस में सॉल्व कर लूँ। और मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने मत लग जाइए, पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। और अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप सीधे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन आप भूलते हैं ना कि मतलब ये मेरे से नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं उसे यूट्यूब उस क्वेश्चन को ही पूरा टाइप कर देती हूँ। तो बहुत सारे ट्रिक्स आ जाते हैं, बहुत सारे टीचर्स रहते हैं जो उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस किए हुए होते हैं, तो फिर वो सारी वीडियोस देखती हूँ तो समझ आ जाता है कि अच्छा इस टाइप को मैं ऐसे बना लूँगी। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन था एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से रिलेटेड, तो इसे देखिए मैं यहाँ पर लॉन्ग मेथड से बना रही हूँ। तो पहले मैं लॉन्ग मेथड से बना के आंसर मिला लेती हूँ कि मेरा आंसर आ भी या रहा या नहीं। और इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि यूट्यूब पे सीधे सर्च कर लेती हूँ। तो बहुत सारे टीचर्स रहते हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं, तो फिर जब मैंने उनका देखा आइडिया तो मुझे लगा कि नहीं ये तो बहुत शॉर्ट में समझा दे रहे, इतना लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो फिर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गई। तो मैं ऐसे ही मैथ्स को प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि इस बुक से मैं मैक्सिमम टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लूँ। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ से नंबर सिस्टम बनाया, फिर मैंने HCF LCM पूरा कंप्लीट सॉल्व किया, और अभी मैं 3rd चैप्टर में हूँ एवरेज में। बहुत सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, सारे तो कंप्लीट नहीं होंगे, बट मैं सीक्वेंस में जितने चैप्टर्स होंगे उतना मैं कंप्लीट करती जाऊँगी। और हर चैप्टर के ना कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन तो इस बुक में दिए हुए हैं। तो ऐसे ना बहुत अच्छा हो जाता है कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाता है एक चैप्टर से प्रैक्टिस करने के लिए। आपको भटकना नहीं पड़ता है कि कहाँ से क्वेश्चंस लाएं और कहाँ से उसको प्रैक्टिस करें। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इस बुक से कम तो 10 चैप्टर आराम से कंप्लीट कर लो एग्ज़ाम तक। अब देखते हैं हो भी पाता है या नहीं। आज मैंने ना रेस्ट नहीं किया ब्रेक के बीच में, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आ गए थे घर में, तो उनके लिए चाय बनाना पड़ा, उनको नाश्ता देना पड़ा, और ऐसे ही करके मेरा 1 घंटा कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर मुझे पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि लग रहा था कि यार अभी तो इतना एंगेजमेंट हो गया काम में, अब छोड़ो, अब शाम का काम शुरू कर देते हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो 1-1.5 घंटे हैं तो उसको पढ़ लेते हैं।
क्योंकि ऐसे कर करके तो फिर सारा टाइम ही वेस्ट हो जाएगा और एक दिन एग्ज़ाम आ जाएगा। थर्ड स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ रही थी हिस्ट्री, और मेरे से ना बहुत लोग पूछ रहे थे कि दी आपने ऑफिसर्स अकेडमी का बैच लिया था तो बताइए कि उसने आपको हेल्प किया बिहार पीआरटी एग्ज़ाम में या नहीं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि मैंने बैच भले ही परचेज़ किया था, बट मैंने वहाँ से केवल 2 सब्जेक्ट कंप्लीट किया था, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो इन 2 का मैं आपको रिव्यू दे सकती हूँ। दोनों टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मुझे मतलब ऐसा था कि ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं आता था, बट उनसे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, चलो ज्योग्राफी में बहुत कुछ सीख गई हूँ। और हिस्ट्री के साथ भी सेम यही था। बाकी सब्जेक्ट जो थे मैथ्स, रीजनिंग वगैरह, ये सब मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये सब मुझे आता था पहले से, और मुझे इतना पता था कि टीचिंग एग्ज़ाम का मैथ्स और रीजनिंग मैं सॉल्व कर लूँगी। तो बस मैं आपको इतना ही रिव्यू दे सकती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आए हैं। स्पेशली कॉमर्स वाले स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि दी हम किसके लिए एलिजिबल हैं। तो मैंने जो वीडियो बनाया था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर, आप वहाँ से जाके एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपका उसमें सब्जेक्ट है तो फिर आप एलिजिबल होंगे, अगर आपका सब्जेक्ट उसके अंदर नहीं आता है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। बहुत सारे लोग साइंस वाले पूछ रहे थे कि मेरा साइंस है तो मुझे मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, और मैथ्स वाले पूछ रहे थे कि मेरा मैथ्स है तो क्या मुझे साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने सीटेट पेपर 2 दिया था तो उसमें आपका क्या था सब्जेक्ट, उसमें आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड साइंस होगा। तो जब आपने मैथमेटिक्स एंड साइंस का सीटेट पेपर क्लियर किया है तो आपको उन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा ही। तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोज़ के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।